तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस में लगेगा प्यारे दोस्तों? हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हर्ष दीर्घ और तीसरा होता है फलुत। तो फलुत में जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं ओम का। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ये एक वर्ण ही है, इसको हम पवित्र वर्ण कहते हैं, सबसे पवित्र वर्ण यही माना जाता है, तो सबसे ज्यादा समय भी इसी में लगता है। तो यानी कि हर्ष दीर्घ और फलुत, ये 3 प्रकार के प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे स्वरों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दीर्घ स्वर से भी अधिक समय की बात कर रहा है। और जिनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, तो दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं? जैसे ये वाला बड़ा आ हो गया, इसके बाद ये वाला आपका ई ऊ हो गया, और ये वाला बड़ा री हो गया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम ऋचा में, ठीक है। इसका प्रयोग और कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है प्यारे दोस्तों आपका पितृ ऋण में। एक री आपका छोटा भी होता है, ये दीर्घ नहीं होता, ये हर्ष होता है। इसका प्रयोग आप ऋषि में करते हो, किसमें करोगे? ऋषि में प्रयोग करेंगे। तो जो अधिक समय लगेगा वो किसमें लगेगा? अधिक समय लगेगा प्यारे दोस्तों आपका फलुत में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी फलुत को त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? त्रिमात्रिक वर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, त्रिमात्रिक। तो त्रिमात्रिक क्यों है ये? क्योंकि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रिक वर्ण है। और वो वर्ण की जब हम बात करते हैं, वो वर्ण कौन सा है? ये वाला है, जिसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं इस रूप में। इसको त्रिमात्रिक इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो ये आया है ना 3, वो इसी को बताता है प्यारे दोस्तों। ये जो 3 आया है, क्योंकि पहले हम 1 ऐसे लिखते थे, 2 ऐसे लिखते थे, 3 ऐसे लिखते थे, 4 ये, 5 ये, 6 को ऐसे लिखा जाता था, 7 को ये, 8 को ये और 9 को लिखते थे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? वैदिक मैथ है। ये प्यारे दोस्तों हमारा अपना मैथ है, जिसके ये 3 जो बताते हैं, 3 गुणे समय को बताता है। हलुत स्वर कौन सा है जी? इसमें ओम है, ओम है, ओम है, या फिर प्यारे दोस्तों ओम है? बताओ राइट आंसर। 51 रुपया का क्वेश्चन है ये आपका, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे और उसी से संबंधित पूछ ली। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष दीर्घ फलुत, और वो भी मात्रा व उच्चारण के आधार पर। मात्रा, उच्चारण और लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष दीर्घ और फलुत। फलुत इसमें से कौन सा है? राइट आंसर हो गया आपका ये। कुछ बच्चे बी बताएंगे, बी में प्यारे दोस्तों ऊ लिखा है, अगर ये लिखा होता इस रूप में तब ये बी होता, जैसे मैंने अभी दिखाया, ये 3 लिखा होता, उसमें तो यहाँ ये ऊ लिखा हुआ है, तो ये तो प्यारे दोस्तों होगा ही नहीं। तो ये अगर इस रूप में घूमता, क्योंकि ये क्या है? ये बताता है कि 3 गुना समय इसमें लगेगा उच्चारण करने में। जैसे हमने ए का उच्चारण किया 1 सेकंड लगा, आ का उच्चारण किया तो दुगुना समय लगा, और ओम का उच्चारण किया तो 3 गुना समय लगा। ये हर्ष है, ये दीर्घ है, और ये क्या कहलाया आपका? फलुत। इसीलिए राइट आंसर फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ सी का करेंगे। अगर ये नहीं होता तो राइट आंसर हो गया सी। निम्न में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो इसमें से संयुक्त स्वर किसको माना गया है जी? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो तीनों के तीनों हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। इनको किस में लाते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की खासियत क्या है? वो 2 एक जैसे वर्णों से मिलकर बनता है, 2 छोटे ए, 2 छोटे ऊ, 2 छोटे ई, तो दीर्घ ये कहलाता है। जब ये संयुक्त की बात करता है ना, तो संयुक्त की कंडीशन क्या है कि उसमें अलग अलग होंगे। जैसे ये जो बना है ना आपका, ये किससे मिलके बना है? ये ए और ई से मिलके बना है, ये वाला। इससे पहले एक हमारा ये भी होता है, ये किससे मिलके बना? ए और ई को मिला के बनता है। इसके बाद में एक हमारा ये भी होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ये किससे मिलके बनेगा? ए और ऊ को मिला के। एक हमारा ये भी होता है, ये किससे मिलके बनेगा? ये बनेगा ए और औ को मिलाकर। तो ये क्या है? हमारे चारों के चारों संयुक्त स्वर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? संयुक्त स्वर प्यारे दोस्तों ये 4 होते हैं। इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे इनको? संधि स्वर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वर्णों का मेल हुआ है, तो 2 स्वरों का मेल हुआ है, तो इसलिए संधि स्वर भी कहलाया ये, और संयुक्त स्वर भी माना गया। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है कह रहा है जी। तो मूल दीर्घ स्वर तो वही 4 होते हैं, ये भी मूल दीर्घ स्वर है, ये भी है, ये भी है, और एक इसमें कौन सा है? ये वाला नहीं। तो ये तो हो गए जी 4 आपके, लेकिन ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो संयुक्त है। ये तो संयुक्त है। क्यों? क्योंकि ये बनता है ए और ओ से मिला के। दीर्घ की खासियत क्या होगी? 2 एक जैसे वर्णों से मिलेगा, लेकिन ये तो एक जैसे वर्णों से मिलकर बना ही नहीं है। तो संयुक्त में क्या होता है? 2 अलग अलग होते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग स्वर हो, 2 अलग अलग व्यंजन हो, 2 अलग अलग संयुक्त शब्द भी होता है, संयुक्त व्यंजन भी होता है, संयुक्त स्वर भी होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ डी। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम का प्रयोग बताना है। अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है हमारा? इस वाले चिन्ह को अर्धविराम है। जब राम आया शाम सो गया, इसमें अल्प विराम लगा है और पूर्ण विराम लगा है, तो ये तो होगा नहीं। शाबाश, इसमें विषम्य बोधक चिन्ह लगा है, इसे विषम्य बोधक संबोधन बोधक चिन्ह कहते हैं, पूर्ण विराम, ये भी नहीं है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसमें यहाँ ये क्या लगा है आपका? अर्धविराम, और यहाँ पूर्ण विराम। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ सी। मैंने किताब पढ़ी है, इसमें केवल पूर्ण विराम है। राइट आंसर हो गया सी। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह है? ये मैं आपको ही कह रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किस रिक्त स्थान में यहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? अल्प विराम तो आएगा नहीं, क्या आएगा आपका? अर्ध विराम आएगा, क्योंकि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? शब्दों के साथ। तो समान आधार वाले शब्द, जिसको हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण शब्द कहते हैं।
इसको क्या कहेंगे हम, समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण शब्द, समान आधार वाले शब्द, जैसे राम श्याम मोहन सुमन। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होगा, वाक्यांश के साथ में। कहाँ होगा, वाक्यांश के साथ। वाक्यांश मतलब सब सेंटेंस, ठीक है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करोगे पूर्ण विराम का। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करोगे, विलोम शब्दों में, विलोम शब्द में करेंगे, ये आपको ध्यान रखना योजक चिन्ह का। संयुक्त क्रिया में करेंगे, संयुक्त क्रिया में भी इसका प्रयोग होता है। और कहाँ करेंगे, सामासिक पदों में भी करेंगे। सामासिक पद मतलब समास वाले पद में, सामासिक पद में भी करेंगे। शब्द की आवर्ती में भी करेंगे, शब्द की आवर्ती या पुनरावर्ती में भी, शब्द की आवर्ती या पुनरावर्ती में भी किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है, अल्प विराम ये होता है, अर्ध विराम ये होता है, पूर्ण विराम ये होता है, और योजक चिन्ह आप इसको कहते हैं। और यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, अर्ध विराम का। और वो भी किस रूप में प्रयोग होगा, जो चाहे करो यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं आएगा यहाँ पे, जो चाहे करो बस हमें तंग ना तो। और यहाँ पे आएगा प्यार दोस्तों आपका ये वाला अर्धविराम, राइट आंसर बी। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो उपयुक्त विराम चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा जी, पूर्ण विराम आएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य के कंप्लीट होने पर, कथन की पूर्णता समाप्ति पर हम किसका प्रयोग करेंगे प्यार दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग। निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान करो। तो पूर्ण विराम चिन्ह ये हो गया, ये आपका क्या है, उपविराम है। इसको हम कौन सा बोलते हैं, उपविराम बोलते हैं, उपविराम, या फिर अपूर्ण विराम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण विराम। इसका प्रयोग कहाँ होगा अपूर्ण विराम का, इसका प्रयोग होता है शीर्षक के साथ, टाइटल के साथ। जैसे गदर एक प्रेम कथा, तो टाइटल क्या है, यहाँ गदर है, तो गदर के बाद में आप ये करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, एक प्रेम कथा। तो गदर में क्या दिखाया गया है जी, प्रेम की कहानी दिखाई गई है। इसमें ये क्या है आपका अर्धविराम वाक्यांश के साथ प्रयोग होगा, वो ठीक है, सब सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, राइट आंसर हो गया आपका सी। वाक्य में विशेषण ऐसुद है, तो वह विशेषण बताना है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की कहेंगे, सुंदर लड़का भी कह सकते हैं, सुंदर लड़के भी कह सकते हैं। लेकिन सुंदरी जो लड़की है, यहाँ पर यह विशेषण आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर हो गया आपका 9 का ए ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए क्या है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका अधीन। तो कौन सा है जी, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। जैसे पराधीन होता है ना, पराधीन में हम क्या प्रयोग करते हैं, पराधीन। इसमें भी तो अधीन ही शब्द प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि पर कहते हैं दूसरे को, और अधीन कहते हैं उसके अंडर रहना। तो दूसरे के अधीन रहना क्या कहलाया आपका, पराधीन कहलाया, ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। प्यारे साथियों, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है, और इस विश्व महिला दिवस के अवसर पर मैं लेके आया हूँ एक हिंदी स्पेशल का बेहतरीन बैच, जिसके अंदर हम तभी तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं उसके सिलेबस को यहाँ हम कंप्लीट कराएंगे। इस कोर्स की फीस रहेगी 399 रुपया। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है आज प्यारे दोस्तों शाम को 7 बजे, यानी कि आज है 6 मार्च, और 6 मार्च को आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 399 फीस के साथ। इसके अंदर हम हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी विविध, यानी कि हिंदी के सारे वे सेक्शन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, पुलिस भर्ती की, या फिर शिक्षक भर्ती की, प्यारे दोस्तों मैं सारा सिलेबस कराऊंगा इस हिंदी स्पेशल के बैच में कंप्लीट। तो आप जुड़ना ना भूले, 6 मार्च आज शाम को 7 बजे कैरियर ऐप पे भी आप जाइए, और वहां से इस बैच में रजिस्ट्रेशन करा के हिंदी की तैयारी के साथ आप हिंदी के सारे क्वेश्चन अपनी परीक्षा में सही करोगे। क्योंकि इसके अंदर मैं देता हूं 100 लाइव क्लास, 70 से ज्यादा आपकी पीडीएफ होती है, इसके साथ 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। पीडीएफ के साथ साथ पीएनजी भी प्रतिदिन इसमें अपलोड कराई जाती है। धन्यवाद।